नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों मुझे लग रहा है आप मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं इन सब चीजों को जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, हमने विलयन में बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब हम क्या जानेंगे, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा द्रव्यीय विलयनों का वाष्प दाब, यानी कि राउल्ट्स का नियम। देखो बच्चों, हमने अलग अलग तरह के विलयन पढ़े। हमने कौन कौन से विलयन पढ़ लिए, हमने पढ़ा ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, है ना। तो ठोस और द्रव का यानी कि ठोसों का गैसों का द्रव में विलयन, विलयन कौन सा है, द्रव्य। विलयन हमारा द्रव्य भी चल रहा है, लेकिन हमने एक बार लिया ठोस, एक बार लिया गैस। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य विलयन में, द्रव का द्रव में, ठीक है। यानी कि द्रव को द्रव में मिलाने पर बनने वाला विलयन जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव का वाष्प दाब। हमारा जो पहला पॉइंट है इसके अंदर वो है हमारा द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। अब द्रव का द्रव में विलयन, आपको पता है ना कि द्रव को द्रव में हम मिला रहे हैं तो बनने वाला विलयन है हमारा द्रव्यीय विलयन। अब आते हैं हमारे वाष्प दाब पर, ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये एक आपको दिख रहा है एक खुला हुआ बर्तन, ठीक है भैया। एक खुला हुआ बर्तन है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, इस बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है। ए क्या है, ए एक द्रव है, एक द्रव भर रखा है हमने, द्रव, ठीक है, कोई सा भी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, एक सतह, एक लेयर मैंने बना रखी है और यहाँ पे कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सतह है ये है क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब यहाँ तक पानी भरा हुआ है या जो भी हमने द्रव लिया है वो यहाँ तक भरा हुआ है, ए द्रव। अब ये द्रव के सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर, जिसको क्या बोलेंगे हम, सतही कण, यानी ये जो कण है जब से ऊपर पाए जा रहे हैं इनको बोला जाता है, ये कौन सा है, हमारे सतह के कण, सतह के कण, ठीक है। चलो, और यहाँ पे अब क्या अंदर भी कण होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या सतह पर ही थोड़ी होंगे, जो भी हमने द्रव लिया उसके अंदर भी कण होंगे। तो यहाँ पर कुछ अंदर भी कण है, ठीक है, ऐसे ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये हमारे हैं अंदर के कण के कण, ठीक है। ये हमारी नंबर 1 पोजीशन है, ये हमारी नंबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 वाला। नंबर 1 हमारा कौन सा है, सतह के कण, ठीक है। तो पहली पोजीशन में जो सतह के कण है, ये सतह के कण है। इस सतह के कण पर देखो, ये जो कण, एक कण ले लिया हमने, इस पर ये भी बल लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, एक यहाँ से भी लगेगा। यानी कि ये जो हमारा कण है, कौन सा, सतह का कण, ये सतह का कण, इस सतह के कण पर इधर से बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन जो है हमारी, उस दूसरी सिचुएशन यानी जो अंदर का कण है, उस अंदर के कण में देखो, ये अंदर का कण है, ये हमने एक अंदर कण ले लिया, ये एक अंदर कण ले लिया, इसके चारों तरफ कण होंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। तो अंदर वाला जो कण है इसके चारों तरफ क्या लग रहा है, बल लग रहा है, हर तरफ से बल लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बल क्या है, बल यहाँ पर कम है, वहां पे बल ज्यादा है। इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में बल कम लग रहा है, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, बल ज्यादा। अब बल कम बल ज्यादा से क्या मीनिंग है कि आकर्षण बल, इनके पास वाले जो अणु होते हैं यानी कि जो कण होते हैं वे एक दूसरे से एक बल द्वारा जुड़े होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इनके मध्य बंध होते हैं या बल होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को सहसंयोजी बंध या बल जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बल के द्वारा, बंध के द्वारा या बल के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। आकर्षित करते हैं तभी तो कण बंधे रहते हैं। अब देखो यहाँ पे बल जो है सतह वाले पर ऊपर की तरफ कोई बल नहीं लग रहा, कोई द्रव नहीं है, कण कोई नहीं है, कण कहाँ है, इसके पास सिर्फ नीचे है, कण नीचे है, तो इसके पास में जो बल लग रहा है वो सिर्फ इन्हीं दिशाओं में लग रहा है, जो कि थोड़ा कम है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, सेकंड वाले की तुलना में। ये जो सेकंड वाला है इसकी तुलना में यहाँ पे बल ज्यादा लग रहा है और वहां पे बल कम लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या, इसके अलावा
अगर हम बात करें कि इसकी गतिज ऊर्जा की, ठीक है, अब बल कम है, बल कम है तो ये इजीली मूव कर सकता है, आराम से इसमें गति हो सकती है। गति कब होती है? जब गतिज ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा ही रिस्पॉन्सिबल होती है ना, तभी तो गति कर पाएगा। तो यहाँ पर इसमें जब बल कम लग रहा है तो ये आराम से गति करेगा, है ना। ये कण देखो नीचे था और नीचे चलता 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 ऊपर आ गया, है ना। तो यहाँ पर इसके पास में जो है वो गति है तो ऊपर आ गया, यानी इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो इसके तुलना में ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड थिंग ज्यादा गतिज ऊर्जा, ज्यादा गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा ज्यादा। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम है और इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके आसपास लगने वाला बल कम है, बल कम है तो आराम से जाएगा, है ना। और बल ज्यादा होगा तो वो नहीं मूव कर पाएगा, नहीं हिल पाएगा। भाई अगर आपको एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति पकड़ ले चारों तरफ से तो क्या वो हिल पाएगा? क्या नहीं, है ना। और आप अकेले ऐसे एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच, तो भी आप कोशिश करके कैसे भी मूव कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पे बल कम लग रहा है तो यहाँ पर इसके पास में गतिज ऊर्जा है ज्यादा, लेकिन अंदर वाले कण के पास में गतिज ऊर्जा कम है तो ये मूव नहीं कर पाएगा। मूवमेंट किस में होगा? यानी कि आगे कौन बढ़ पाएगा? आगे बढ़ पाएगा जिसमें की गतिज ऊर्जा ज्यादा है, यानी सतह के कण। सतह के जो कण है ये क्या होगा? जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये तुरंत ऊपर की तरफ चले जाएंगे, चले गए, यानी कि इस तरह से ऊपर जाना ही ये क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाता है? अब ये वाष्प में बदल जाएंगे, वाष्पन। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या चल रही है? ऊपर क्या है? हवा। ऊपर क्या है? हवा। हवा के कांटेक्ट में आए हवा के तो क्या बन गए? वाष्प बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाष्प में, इसको बोलते हैं वाष्पन। वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, ठीक है। अब ये वाष्प में यहाँ पे परिवर्तित हो गए। अब हमने क्या किया? ये तो था हमारा पहला केस, ठीक है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया? सेकंड केस में हमने किया कि बर्तन को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया चारों तरफ से, ठीक है। बर्तन बिल्कुल बंद है। अब क्या होगा भैया? देखो, अब यहाँ पे जब बर्तन बंद है तब क्या होगा? ये जो कण मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, ऊपर जाएंगे, क्या बन जाएगी? वाष्प। जो वाष्प के कण बाहर जा रहे थे, यानी यहाँ कण जो है वो हवा से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया तो ये कण बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसके अंदर ही यहाँ पर रह जाएंगे, है ना। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये बदल रही है किसमें? वाष्पन में, ठीक है, वाष्पन प्रावस्था, ठीक है। अब वाष्पन प्रावस्था से यही कण जब ठंडे होंगे तो किसमें वापस परिवर्तित हो जाएंगे? द्रव में। वापस किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? द्रव में। तो इसको क्या बोलते हैं? वापस द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन, है ना, ये संघनन, ठीक है। अब ये क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, ये कभी द्रव में, द्रव से वाष्प में, इस तरह से संघनन प्रावस्था परिवर्तित होता रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि हमने क्या किया? जो बर्तन है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में क्या हुआ कि जो वाष्प के बूंद पर जारी थी या पानी था, द्रव था, जो द्रव वाष्प में परिवर्तित हुआ वो ऊपर नहीं जा पाया, हवा नहीं मिली, तो वो ठंडा होगा तो वापस कहाँ आएगा? पानी में बदलेगा और वापस कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी द्रव में। जो भी मैं बार बार पानी बोल रही हूँ या द्रव, कुछ भी समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा जो द्रव है वो द्रव कैसा है? वाष्पशील है, ये भी ध्यान रखना है। द्रव कैसा है हमारा? वाष्पशील, जो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्रव है वो क्या होगा कि वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जिसे बोलते हैं वाष्पन प्रावस्था। फिर वापस संघनन हो रहा है, ठंडा हो रहा है, और वापस किसमें? द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से एक साम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि जितने कण द्रव में वापस एक
साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है, ली शिदले प्रिंसिपल में हमने ये सब पढ़ा है कि साम्य अवस्था जो होती है उसमें क्या होगा कि जब कण सारे इस तरह से परिवर्तित होंगे तो ऊपर जैसे ही कण जाएगा वापस द्रव में जाएगा वापस वाष्प में, तो ये प्रक्रिया जो वो चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखने वाली और इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हमें समझनी है, वो क्या है कि इस तरह से जब हमने बंद बर्तन लिया तो बंद बर्तन लेने पर यह जो इस तरह से क्या हो रहा है, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रही है ना। ठीक है, तो ये है क्या कहलाता है बच्चों, इस तरह से ये जो कण है ये कण नीचे की तरफ क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दाब। तो ये जो कण नीचे की तरफ दाब लगाते हैं इन्हें कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। यानी इनके इससे लगने वाला बल या दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ रहे हो मेरी बात को, कण ऊपर थे गए, नीचे थे, ऊपर गए, ऊपर से वापस जब नीचे आएंगे तो ये दाब लगाएंगे, इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। यानी ये वाष्प के कणों के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, वाष्प दाब की। ठीक है बच्चों, अब देखो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है समझाने वाली, वो क्या है, जो वाष्प दाब इसके द्वारा लगेगा, एक से जो भी वाष्प दाब लगेगा तो एक अकेला द्रव है, जब एक अकेला द्रव होता है तो उस समय लगने वाला इसका जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी नोट। क्या होगा, पी नोट। तो ए है पी ए नोट। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा लगने वाला बल, किसके द्वारा, वाष्प ए के द्वारा। ए किस में परिवर्तित होता है, वाष्प में, वाष्प वापस संघनन होके द्रव में। तो ये जब नीचे आएंगी तो ये बूंदें जो हैं ये क्या लगाएंगी, ये वाष्प की बूंदें ये इस पर दाब लगाएंगी, और ये दाब जो अकेला इस द्रव की वजह से है, एक अकेला द्रव, कोई दूसरा मिक्स नहीं किया हमने, और इसकी वजह से लगने वाला जो दाब है इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये सारी कहानी है हमारी किसकी, वाष्प दाब की, कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपने ये तो समझ लिया कि वाष्प दाब क्या होता है, लेकिन इसको एक बार हम परिभाषित कर देते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो द्रव का वाष्प दाब अगर हम बोले तो एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर परिभाषा क्या होगी इसकी, वो देखते हैं। देखिए, साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला बल या दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखो जहां पर हम बात करते हैं बल वहां दाब होगा, है ना। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ये कंटेनर है, ये हमने बंद कर दिया, है ना। बंद करने पर हमने कोई द्रव लिया, यहाँ पे ये द्रव हमने लिया है ना। अब द्रव लेने के बाद में क्या हुआ, यह किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे ये वाष्प में परिवर्तित हो गया। ठीक है, वाष्प बन गई। अब जब ये वाष्प बन गई यहाँ पर, तो यह जब वापस आएगा ठंडा होगा, संघनन होगा, जब वापस आएगा तो इसके द्वारा ये लगने वाला बल, ये मान लीजिए कोई द्रव हमने ए ले लिया, ठीक है, तो इसके द्वारा लगने वाला जो बल है वही हमारा क्या है, यहाँ से एरो, ये जो बल है ये क्या है, वाष्प दाब। ठीक है, तो अब ये कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में। क्यों साम्य में, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ बन रहा है फिर वापस ये जा रहा है, तो क्या हो रही है, साम्य अवस्था स्थापित हो रही है। कौन सी अवस्था, साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, देखो डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, परिभाषा को। साम्य अवस्था में द्रव है, इसकी वाष्प, ये वाष्प, इसके द्वारा लगने वाला सतह पर, ये सतह है, सतह पर लगने वाला बल या दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, अब एक अकेला द्रव है तो इसके द्वारा लगने वाला वाष्प दाब क्या होगा, ए द्रव लिया पी ए नोट। ठीक है, ये इसका वाष्प दाब, यानी कि एक अकेला जब हम द्रव लेंगे तब उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसको हम प्रदर्शित करेंगे पी ए नोट से। ठीक है, अगर बी होता तो पी बी नोट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये लगने वाला बल या दाब कहलाता है वाष्प दाब। देखो आपने कई छोटी छोटी चीजें जो हैं ये है आपने देखी होगी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी। कैसे देखी होगी, पानी की ठंडी कई बार फ्रिज में से आपने बोतल निकाल दी, बाहर रख दी, बाहर रखने पर क्या हो गया, थोड़ी देर बाद आप देखो उसके बाहर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती है ना, पानी दिखाई देने। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण ये है कि हवा जब आती है ना, तो हवा के साथ साथ उसमें क्या मौजूद है, उसमें जल के कण भी मौजूद है ना, तो वो वाष्प में परिवर्तित है, अभी वाष्प में। लेकिन जैसे ही वो
ठंडी सतह के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि पानी की बोतल कैसी है, चिल्ड है, ठंडी है, उसके जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं उसके साथ ही वो उससे चिपक करके और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये लगा सकते हैं कि जब घर में पोछा लगाया जाता है कहीं भी, तो थोड़ी देर बाद में फटाफट वो पानी वहां से गायब हो जाता है, वो भी क्या है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, हम देख सकते हैं वाष्पन और संघनन। बारिश होती है, हम जब वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हो आप बहुत शुरू से, वाटर साइकिल भी किसका उदाहरण है, इसी तरह से कि वाष्पन हो रहा है, फिर संघनन हो रहा है, संघनन हो रहा है तो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है ना, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर वही ठंडा होके बारिश होती है। तो ये सब हम चीजें जो है वो अपने आसपास में भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे द्रव के वाष्प दाब की कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब वाष्प दाब हो गया, ठीक है। अवस्था कैसी है, साम्य अवस्था, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे परिवर्तित होगा तुरंत द्रव में यानी कि द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, फटाफट एक दूसरे में परिवर्तित होते चले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या इसको कुछ कारक भी इफेक्ट करते हैं वाष्प दाब को। बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, देखो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव की प्रकृति। द्रव की क्या प्रकृति है, ये डिपेंड करता है आपने जो भी द्रव लिया है। अब द्रव वाष्प बन रहा है तो द्रव कैसा होगा, वाष्पशील होगा, है ना। अब देखो अगर द्रव के कण, ये द्रव के कण हैं, इन द्रव के कणों के मध्य ये यहाँ पे दूरी ज्यादा है और यहाँ पे दूरी कम है। तो अभी हमने बोला कि जैसे बल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कम है क्योंकि दूरी ज्यादा है, और यहाँ पे बल कैसा लग रहा है, यहाँ पे बल ज्यादा है ना। तो हम कैसे कि अंतरा आणविक दूरी, अणुओं के मध्य में अंतरा आणविक दूरी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा दूरी होगी, इसका मतलब बल कम लगेगा। बल कम लगेगा तो वो जो कण है वो फटाफट से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिन कणों के मध्य बल कम होगा वो जो है वो बल कम होने की वजह से, क्योंकि दूर ज्यादा है, अंतराण्विक दूरी ज्यादा है, तो फटाफट से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, तो वाष्प दाब लगेगा ज्यादा। जितने देखो जितने कण ऊपर जाएंगे उतने ही कण दाब लगाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने कण ऊपर जा रहे हैं वाष्प में परिवर्तित हो रहे, उतने ही वाष्प दाब लगेगी, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे बल जो है वो ज्यादा लग रहा है, नहीं इनके मध्य में और कण है वो बल ज्यादा लगा रहे। क्यों लगा रहे, क्योंकि इनके मध्य में दूरी कम है। दूरी जितनी ज्यादा कम होगी एक दूसरे से उतने ही ज्यादा आकर्षित होंगे। देखो जितना ज्यादा आकर्षण होगा उनको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, तो उस केस में भाप या वाष्प कम बनेगी। यहाँ पे वाष्प कैसी बनेगी, वाष्प ज्यादा, ठीक है, फटाफट उड़ जाएंगे। और यहाँ पे हम बात करें सेकंड की, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाष्प कम बनेगी। कैसी बनेगी, कम। यानी डिपेंड करता है कि बंध कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं जल के अणु, देखो जल के अणु और अगर हम अल्कोहल के अणुओं की आपस में अगर बात करें तो अल्कोहल के अणु जो होते हैं वो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जल के अणु होते हैं वो भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कोहल के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जल के अणुओं के मध्य बन रहा है। तो मतलब वो वाष्पित ज्यादा होंगे। वाष्प ज्यादा किसकी बनेगी, अल्कोहल के अणुओं की, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें जल के अणुओं की तो उनकी वाष्प कम बनेगी, किसके, उसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि वहां पर बंध मजबूती से है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बंध तो बन रहा है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बंध वीक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं जल के अणुओं के मध्य में जो हाइड्रोजन बंध बना रहा है वो कैसा बना रहा है, थोड़ा सा मजबूती से बना हुआ है, आपस में कण जुड़े हुए, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन का कण 4 हाइड्रोजन के कणों से जुड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की तो वहां कम है। तो जहां पर बल कम लग रहा है, बल जो है वो कम है, यानी कि वहां पर आकर्षण बल कम है, तो इसका मतलब वो आसानी से भाप में परिवर्तित हो जाएंगे। और जहां पर अच्छे बल से बंधे हुए हैं, बल ज्यादा है, तो वहां पर वे क्या होगा, ये बल ज्यादा है तो वाष्प कम बनेगी, जैसे कि जैसे कि वाटर के यानी कि जल के अणु, और यहाँ पे हम अल्कोहल के अणु का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई द्रव की प्रकृति, यानी कि द्रव कैसा लिया है आपने उस पर भी निर्भर करता है कि वाष्प ज्यादा बनेगी या कम बनेगी। तो जितनी वाष्प बनेगी उतना ही वाष्प दाब लगेगा, ठीक है। बल ज्यादा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ज्यादा बल बन रहा है, तो इसका मतलब
वो जो है गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम होगी तो भाप भी वहां पर कम बनेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बल कम है ना, ज्यादा नहीं लग रहा, दूरी ज्यादा है, तो उस केस में वाष्प जो है वो ज्यादा बनेगी। तो वाष्प दाब जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, द्रव की प्रकृति पे, हमने कौन सा द्रव लिया है। दूसरी हमारी बात कर सकते हैं ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने, ताप बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ही क्या होगा, वाष्प भी बढ़ेगी। यानी कि ताप बढ़ाते हैं ना, गर्म करते हैं जितना जितना, उस केस में वाष्प, यानी कि पहले तो क्या नॉर्मल है 2-3 कण ही वाष्प में परिवर्तित होंगे, लेकिन अगर आप इसमें ताप दोगे तो 2 से 4, 5, 6 कण भी जो है वो भाप बनना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ताप देने पर भाप ज्यादा बनेगी, यानी कि वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा वाष्प, उससे लगने वाला दाब भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। एक और चीज है, अगर हम ले क्या इसका आकार, पात्र का आकार, जिसमें भी हमने द्रव लिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, अगर हम एक और देखें, क्या आकार, पात्र का आकार, जो भी हमने लिया है, जो भी बर्तन, उसका पात्र का आकार, क्या पात्र के आकार पर वाष्प दाब निर्भर करेगी क्या, वाष्प के आकार पर निर्भर नहीं करेगी, निर्भर नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है भाई, पात्र का आकार कोई सा नहीं करती, कोई सा भी लो, जितने कण बनने हैं वाष्प में उतने ही कण परिवर्तित, डिपेंड करता है ना हमने विलय की मात्रा कितनी ली है ना। तो जितना विलय विलायक किया उतने ही हमारे कण जो होंगे वो वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिपेंड करता है कि किस पर, ताप पर और सिर्फ प्रकृति पर। अगर हम बात करें साइज की, हमने बड़ा साइज का ले लिया बर्तन या छोटा साइज का ले लिया, तो वाष्प ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करता, इसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये निर्भर करेगा सिर्फ आपने द्रव कैसा लिया है, वाष्पशील लिया है जिसकी वाष्प ज्यादा बन रही है ना, या फिर आपका ताप आप दे रहे हो या कम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अगली हमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक की हम जो भी बातें कर रहे थे वो अब हम जानेंगे राउल्ट्स के नियम के द्वारा, ठीक है। अब राउल्ट्स का नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो राउल्ट्स के नियम की क्या है। देखो, वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं, वाष्पशील द्रव यानी कि द्रव जो है हम लेंगे, देखो बच्चों जो द्रव है, अगर हम बात करें ये द्रव हमारा जो है, जो भी हम लेंगे द्रव, ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। कौन कौन सा, एक तो होता है वाष्पशील, ठीक है, वाष्पशील जो भाप में परिवर्तित हो जाए। दूसरा होता है अवाष्पशील। कौन सा होता है, अवाष्पशील, यानी कि जो कि द्रव से वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। 2 तरह से हो गए। वाष्पशील पदार्थ वो होते हैं जो कि वाष्प में परिवर्तित होते हैं, अवाष्पशील वो होते हैं जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ। वाष्पशील में हमारे कौन कौन से आते हैं, वाष्प में H2 आती है, अल्कोहल आती है ना, ठीक है। और अवाष्पशील में हमारे क्या आता है, अवाष्पशील में आती हैं शक्कर उड़ती है क्या, नहीं। नमक उड़ता है क्या, नहीं, ठीक है। तो यह सारी चीजें जो होती हैं वो 2 तरह से द्रव हम बना सकते हैं। यहाँ पे द्रव हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है, ये हमारा द्रवीय विलयन है, इसको हम कौन सा लिखते हैं, ये हमारा है द्रवीय विलयन, ठीक है। द्रवीय विलयन ले लिया हमने जो भी है, ठीक है। अब हमारा द्रवीय विलयन जो है उसमें हमने जो मिला रहे हैं, अब हमारा यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है, जो राउल्ट्स का नियम होगा बच्चों, राउल्ट्स का नियम बताता है सिर्फ वाष्पशील द्रवों पे, यानी हमारा द्रव कैसा होना चाहिए, वाष्पशील। ये क्या कर रहा है, वाष्पशील द्रवों के, यानी हम 2 द्रवों को मिला रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द्रव का द्रव में विलयन। तो यहाँ पर जो हम द्रव लेंगे, ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे ठोस है ना, लेकिन अवाष्पशील, ये कैसे है, अवाष्पशील, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं वाष्पशील की। राउल्ट्स का नियम किस पे लागू हो रहा है, वाष्पशील द्रवों पे। तो जिनकी भाप बन सकती है, जिनकी वाष्प बन सकती है, वाटर है, अल्कोहल है, ये सब है जिनकी वाष्प बन सकती है, तो हम ऐसे द्रव लेंगे जो वाष्पशील है, और यही बताएगा राउल्ट्स का नियम। कैसे, अब देखो, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ये वाष्पशील द्रव ले लिए, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा कि वाष्प
जब बन रही हैं उसके द्वारा जो दाब लग रहा है वो दाब डिपेंड कर रहा है उसके मोल अंश पर। भाई हेनरी ने भी तो यही बोला था, हेनरी ने भी तो यही कहा था। क्या कहा था हेनरी ने? वहां पे जब हमने पढ़ाई की थी उसकी, तो उसने कहा था कि जो गैसों की द्रव में विलेयता है वो उस पर लगने वाले दाब के समानुपाती है। और यहाँ पर भी यही है कि जो दाब है, आंशिक दाब, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती, यानी कि सभी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है? मोल अंश पे। विलेयता किस पर डिपेंड कर रही है? मोल अंश पे। जितने ज्यादा मोल होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर वाष्प दाब बनेगी। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे राउल्ट्स के नियम की। ये तो हमने एक परिभाषा समझ ली। अब इस परिभाषा को कैसे सत्य स्थापित हुआ है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो क्या किया हमने यहाँ पर मान लीजिए हमारे दो द्रव हैं। ठीक है, एक हमारे पास में है ये, यहाँ पे एक द्रव ये हमने लिया, एक द्रव हमने ये लिया। ठीक है, क्लियर? ये हमने द्रव 1 लिया है, ये हमने द्रव 2 लिया है। ठीक है, समझ गई मेरी बात को? चलिए अब हम क्या करेंगे, ये दो द्रव हमने ले लिए, 1 और 2। अब यहाँ पे जो द्रव के कण हैं, ये द्रव के कण हैं। ठीक है, अब इस कणों के द्वारा, ये बंद है हमारा कंटेनर भैया, इसको बंद भी कर दें, है ना? नहीं तो आप कहोगे कि मैम ये तो खुला है, भाप बन के उड़ गया, फिर हम क्या समझा रहे हो, है ना? चलो अब यहाँ पे जो है ये दूसरे हैं, इसके ये वाष्प के कण आ गए। ठीक है बच्चों, है ना? अब इसके वाष्प के कण आ गए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो जो कि मैंने आपको भी बताई भी है कि ये जो वाष्प के कण हैं, द्रव 1 है। जब हमारे पास में ये एक कैसा द्रव है बच्चों? शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव, यानी कि सिर्फ यही है एक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी ये क्या है? शुद्ध द्रव है। कैसा है? शुद्ध द्रव है। ठीक है, अब यहाँ पे भी शुद्ध द्रव लिया है, वहां पे भी शुद्ध द्रव है। अब देखो इनके वाष्प कणों के द्वारा ये जो लगने वाला बल है, ये बल क्या होगा इसका? P1 नॉट, यही होगा क्योंकि शुद्ध अकेला दाब है। तो ये क्या है? इसका वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। ये क्या है? वाष्प दाब, यानी कि विलयन 1 के द्वारा लगने वाला वाष्प दाब। ये क्या है? वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, ये वाष्प दाब है। ठीक है, अब इसके लिए वाष्प दाब क्या होगा? इसके लिए जो अगर ये कण है इनके द्वारा लगने वाला, इसका वाष्प दाब क्या होगा? P2 नॉट, यही होगा, है ना? देखो कोई भी द्रव है, यहाँ पर हमने दो द्रव लिए हैं, द्रव 1 और द्रव 2। द्रव 1 जो है उसमें सिर्फ द्रव 1 ही है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला हुआ, सिर्फ शुद्ध द्रव है। इसी तरह से यह द्रव 2 भी लिया है। अब दोनों के द्वारा जो लगने वाला वाष्प दाब है वो क्या होगा? P1 नॉट और P2 नॉट, यानी कि सिर्फ इसी के ही कण ऊपर जा रहे हैं, ठंडे हो रहे, नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यानी इसी के कण ऊपर जा रहे हैं, वाष्प में परिवर्तित, तो इन्हीं के द्वारा क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। तो लगने वाला वाष्प दाब, ये क्या है यहाँ पे? वाष्प दाब। लेकिन ये डेफिनेशन तो, ये परिभाषा तो आंशिक दाब बता रही है। बिल्कुल सही है, यह बता रही है प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। ठीक है, अब प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब ये कैसे होगा? देखो हमने क्या किया, इन दोनों विलयनों को मिला दिया, दोनों विलयनों को मिला दिया। क्या हुआ? अब ये जब दोनों विलयन मिला दिए जाए, यानी कि ये विलयन और ये विलयन, अब दोनों को मिला दिया है। ठीक है, मिलाने पर क्या होगा? अब ये बताओ, क्या मिलाने पर इनका दाब जो होगा वो यही होगा, P1 नोट या P2 नोट, या क्या इनका दाब होगा वो देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने ये ले लिए, यहाँ पे दोनों। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में 1 भी है और विलयन 2 भी है, दोनों विलयन है। ठीक है, सॉरी, दोनों विलय है मेरे पास में, 1 भी और 2 भी, यानी कि दोनों द्रव ले लिए मैंने, एक द्रव 1 और द्रव 2, दोनों को ले लिया। दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब जब यहाँ पर ये कण जो होंगे, इन कणों से जो भी दाब लगेगा, ये कणों से जो भी दाब लगेगा नीचे की तरफ, वो दाब क्या? P1 नोट या P2 नोट होगा। क्या होगा वो दाब? तो बच्चों इनके द्वारा वो जो दाब लगेगा ना, वो दाब होगा इनका आंशिक दाब। क्या होगा? आंशिक दाब। ठीक है, कैसे? देखो इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड से। देखिए
यहाँ पे हम इसको समझेंगे कैसे। हमने क्या किया कि दोनों को मिला दिया। यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों द्रव को मिला दिया, यानी द्रव 1 भी मिला दिया और द्रव 2 भी मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के कण भी होंगे और 2 के भी होंगे, यानी इसके भी होंगे और इसके भी होंगे, दोनों के होंगे हमारे पास में वाष्प कण, ठीक है। इनके द्वारा जो दाब लगेगा वो हमारा वाष्प दाब हो। तो यहाँ पर क्या 1 के द्वारा लगने वाला जो वाष्प दाब था वो क्या था, देखो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं राउल्स के नियम पे। राउल्स के नियम ने क्या कहा, राउल्स के नियम के अनुसार यहाँ पर जो दाब है वो किसके हैं, प्रत्येक अवयव के मोल अंश के समानुपाती, यानी लगने वाला आंशिक दाब प्रत्येक अवयव के मोल अंश के समानुपाती। हमारे पास में 2 अवयव है, हमारे पास 1 भी है, हमारे पास 2 भी है ना। तो दोनों के द्वारा तो P के द्वारा, 1 के द्वारा लगेगा कण P1 और इसके द्वारा लगेगा दाब P2। ये है आंशिक दाब, ये है आंशिक वाष्प दाब, है ना बच्चों। ये है आंशिक वाष्प दाब, यानी कि ये भी दाब लगाएगा और वो भी दाब लगाएगा। तो दोनों कणों के द्वारा जो लगने वाला दाब है वो होगा आंशिक वाष्प दाब। अब हमें क्या करना है कि हमें ज्ञात करना है कि टोटल वाष्प दाब इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम राउल्स के नियम की परिभाषा देखते हैं। उसने कहा था कि किसी, अगर हम इसकी बात करते हैं एक विलयन की, द्रव के विलयन में, है ना, तो वाष्पशील द्रव के विलयन में जो है यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब प्रत्येक अवयव के मोल के समानुपाती। तो मान लीजिए 1 है तो 1P1 है ना, इसके मोल के समानुपाती, किसके, इसके मोल के समानुपाती, ठीक है। दूसरा है P2 तो इसके भी मोल के समानुपाती। समझ में आ गया, यानी कि जितना हमने P1 लिया, जितने मोल लिए, किसके लिए, एक विलयन के, विलयन 1 के, x क्या है, मोल, क्योंकि मोल के समानुपाती है। दाब किसके समानुपाती है, मोल के। कितने नंबर ऑफ मोल लिए भैया, जितना आपने विलय लिया है या जितना आपने द्रव लिया है उतने ही द्रव के कण तो वाष्प में परिवर्तित होंगे ना। चाहे आपने ज्यादा लिए हैं, यानी कि 2 विलयन है, 1 और 2, आपने 2 के मोल ज्यादा लिए, 1 के मोल कम लिए, तो जिसके जितने मोल लिए हैं उतने ही ज्यादा वाष्प के कण बनेंगे और वो उतने ही ज्यादा उस पर दाब लगाएगा, यानी कि जो दाब है वो मोल के कणों के समानुपाती हुआ। लेकिन जब हमने दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो P1 है, यानी कि विलयन, हमें हमारा जो पहला विलय यानी कि एक जो हमारा द्रव्य विलयन है, इसके मोल हमने मान लिए x1, क्या मान लिए, x1, ठीक है। और दूसरा है हमारा विलयन 2, इसके मोल मान लिए हमने x2। तो इसके द्वारा लगने वाला दाब कितना हुआ, P2 आंशिक वाष्प दाब, किसके समानुपाती हो, इसके मोलों की संख्या के बराबर, इनके मोलों के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा तो P1 किसके समानुपाती हुआ, नंबर 1 जो हमारा विलयन है, नंबर 1 वाला जो द्रव है उसके मोल के बराबर। समझ में आया। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, P1 और P2 को जोड़ दें तो हमारा पूरा इसका दाब निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अब कैसे जोड़ेंगे इसको वो भी देखते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे P1, अब मैं इसको अगर समानुपाती हटा दिया जाए तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, KX1। यहाँ पे भी P2 के लिए समानुपाती हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, KX2, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है, यहाँ पर जो हमारे मोल हैं x1 प्लस x2, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर x1 x2 लेंगे तो टोटल कितना होता है 1। भाई 1 के मोल जितने हैं और 2 के हैं, टोटल कितना होगा, हमेशा 1, ये ध्यान रखिएगा। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब x1, देखो अभी भी मैंने आपको बताया था जब हम द्रव 1 लेंगे, शुद्ध द्रव लेंगे, ठीक है, तो शुद्ध द्रव जब हमने लिया, कौन सा द्रव लिया, 1, सिर्फ A, तो उसके लिए हमारा जो दाब निकल रहा था, क्या निकल रहा था, P1 नॉट,
ठीक है। और अगर माने शुद्ध बी लिया या शुद्ध सेकंड द्रव लिया तो उसके लिए क्या था, P2 नॉट। नॉट कब आएगा, P1 नॉट और P2 नॉट कब लिखेंगे, जब एक अकेला द्रव है, जो मैंने आपको अभी भी समझाया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर x1 बराबर क्या ले लूं 1, x1 बराबर क्या ले लूं 1, भाई x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 ही मैंने क्या ले लिया 1, x1 मैंने 1 लिया, इसका मतलब मेरा x2 तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब x2 नहीं है, यानी कि मैं मान रही हूं कि इसमें x2 नहीं है, सिर्फ x1 ही है मेरे पास में, ठीक है। और x1 के लिए मोलों की संख्या कितनी है मेरी 1, कितनी है 1, समझ रहे हो मेरी बात को। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको। यानी मैंने क्या किया, दो द्रव थे, द्रव 1 और द्रव 2, दोनों को मिला दिया। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि उन पर कितना वाष्प दाब लग रहा है, वो वाली बात हो रही है। अब वो बात हमें राउल्स ने बताया कि वाष्पशील जो द्रव होता है उन पर लगने वाला आंशिक दाब उनके अवयव के मोलों की संख्या के बराबर होता है, यानी अवयव के मोलों के बराबर होता है, ठीक है। तो अवयव हमारे पास दो है, यहाँ पर 1 और 2, तो दोनों ले लिया, तो दोनों के मोल हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये इसके समानुपाती है नंबर ऑफ मोल्स, P1 x1 के और तो P2 x2 के समानुपाती है। अब जब हमने सिंगल द्रव लिया था, सिंगल एक A द्रव लिया था, तब उस केस में वहां पर मेरा जो दाब था, वाष्प दाब, वो क्या था PA नॉट, है ना। और अगर B लेती तो PB नॉट, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सिर्फ पहले तो हमने एक द्रव की बात की, अब हम दोनों को मिला रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला रखा, देखो ये तो हमारा हो गया राउल्स का नियम, तो यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या सिचुएशन रख रहे हैं, हम यहाँ केस रख रहे हैं कि अगर x1 बराबर 1 कर दिया जाए, ठीक है, x1 बराबर 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जब x1 बराबर 1 था, x1 बराबर क्या था 1, तो जब x1 बराबर 1 था तब उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो दाब था वो एक अकेले द्रव का था, तो P1 नॉट आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि जब हमारे पास में शुद्ध एक अकेला द्रव था तब उस केस में मोलों की संख्या कितनी थी हमारी, x कितना था 1, है ना। तो जब एक अकेला द्रव है तब उस केस में वहां पर लगने वाला वाष्प दाब जो होगा वो P1 नॉट होगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया P1 नॉट बराबर के इंटू 1 की जगह क्या रख दिया जाए, 1 की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, x1 की वैल्यू क्या रख दी 1, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया P1 नॉट इज इक्वल टू K आ गया। यानी ये मेरा K का मान आ गया, किसका मान आ गया, K का मान। अब इस मान को, इस K के मान को यहाँ रख दो, ठीक है। मान रखने पर वैल्यू रख दी मैंने, मान रख दिया, मान रखने पर क्या होगा, अब इसका मान रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 बराबर P1 नॉट x1, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x2 बराबर मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, x2 बराबर 1, यानी कि मैं मान रही हूँ कि इसमें मेरा सिर्फ x2 प्रेजेंट है, तो x2 बराबर 1 रख लिया, तो x1 मेरे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब x2 बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब x2 बराबर 1 होगा तो सीधी सी बात है, इसके लिए मेरा वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसके लिए वाष्प दाब हो जाएगा P2 नॉट, है ना। यानी कि P2 नॉट बराबर K इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर P2 नॉट बराबर K, है ना, ये मान आ गया। अब इस वैल्यू को वापस मैंने यहाँ रख दिया, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करेंगी तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर P2 नॉट x2, ठीक है। तो ये मेरी P1 का मान आ गया, यानी P2 का मान आ गया। ये क्या आ गया, ये P1 नॉट तो क्या है, वाष्प दाब, ये क्या है, वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध द्रव के लिए। और ये क्या है, आंशिक, ये क्या है, आंशिक, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए, हमें दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्योंकि जितने P1 के होंगे उतने ही तो उसके मोल वाष्प में परिवर्तित होंगे। तो हमने देख लिया कि P1 जो है वो इसके लिए इतना है और P2 के लिए भी इतना है, यानी दोनों के लिए हमने वैल्यू निकाल दी। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि PT टोटल कितना हुआ, टोटल प्रेशर जो है वो हमें निकालना है, आंशिक वाष्प दाब निकालना है, वो क्या होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे P1, ये रहा, ठीक है, क्या होगा P1 प्लस P2, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू P1 क्या है मेरे पास में, यहाँ पे P1 नॉट x1 प्लस
P2 नॉट x2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब एक चीज और है, क्या, यहाँ पे x1 क्योंकि मुझे पता है कि x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है 1, ठीक है। तो x1 का मान निकाल सकती हूँ मैं, x1 का मान क्या होगा 1 माइनस x2, यही होगा, ये हमारा मान निकल जाएगा x1 का, ठीक है, क्योंकि x1 प्लस x2 क्या है 1, यहाँ भी मैंने आपको पता है x1 प्लस x2 बराबर क्या है 1, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बराबर 1 है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस x2। अभी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा p टोटल बराबर p1 नॉट, x1 का मान क्या लिख दिया 1 माइनस x2 प्लस p2 नॉट x2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा p टोटल बराबर क्या हो गया यहाँ पे p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर क्या कर सकती हूँ मैं, pt बराबर p1 नॉट, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ x2, मैंने x2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरे पास में बच्चों, जब मैंने x2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा मेरे पास में p2 नॉट माइनस p1 नॉट, ये हमारे राउल्स के नियम का व्यंजक निकल गया है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी हमारे बात हुई किसकी, राउल्स के नियम की। अब दूसरी चीज इसमें और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज यहाँ कर सकते हैं, यहाँ x2 का मान भी रख सकते हैं, कैसे, देखो ये तो हमारा पहला केस हो गया फर्स्ट, ठीक है। चलो सेकंड वाला भी रख के दिखा देते हैं आपको। सेकंड वाले में मैंने क्या किया, x2 का मान रख दिया, यानी कि p टोटल बराबर p, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन हमने क्या की, यहाँ पे मैंने पहले तो x1 का मान रखा था, मैं x2 का मान रखूं तो x2 का मान क्या होगा, अगर x2 निकालना हो तो क्या होगा, x2 बराबर 1 माइनस x1 हो जाएगा, बस सीधी सी बात है, जहाँ 1 माइनस x2 रख रहे थे वहां 1 माइनस x1 रख देंगे। अब ये मान मैं डायरेक्ट अगर रख दूं तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको वैल्यू बता देती हूँ, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट x2, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, ठीक है। चलिए क्या वैल्यू रखी भाई, मैंने रखा p1 नॉट, पहले x1 रखा था, अब किसकी वैल्यू रखूंगी बच्चों, x2 की, तो क्या रखेगी p2 नॉट, x2 का मान क्या है 1 माइनस x1, ठीक है। अब क्या वैल्यू हो जाएगी, p टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं अपन, p1 नॉट x1 प्लस p2 नॉट माइनस p2 नॉट x1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से x1 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन x1 लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, p टोटल बराबर, यहाँ पे x1 कॉमन ले लिया, x1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा p1 नॉट माइनस p2 नॉट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा का प्लस p1 नॉट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, x1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, सॉरी p2 नॉट, ये क्या है मेरा p2 नॉट, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई है किसकी, यहाँ x1 कॉमन लिया, p1 माइनस p2 नॉट प्लस p2 नॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूले हमारे काम आते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये सारी हमारी बातें किसकी थी, ये सारी हमारी कहानी और हमारी बातें थी राउल्स के नियम की। तो राउल्स के नियम के अनुसार हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि किसी भी द्रव की, जब हम वाष्पशील द्रव की, कौन सा द्रव, वाष्पशील द्रव, तो वाष्पशील द्रव की जब बात करते हैं तो वाष्पशील जो द्रव है उस पर लगने वाला जो दाब है, यानी कि उसका आंशिक वाष्प दाब जो है वो उसके मोल के समानुपाती है। तो ये आंशिक वाष्प दाब है P1 और P2, ये दोनों हमारे आंशिक वाष्प दाब है, इन दोनों को हमने टोटल कर लिया और ये निकाल दिया, और हमारा ये क्या निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ये है ना, और एक ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारे राउल्स के नियम की। अब इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ भी हमें देखना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, चलिए। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, यानी इसका ग्राफ कैसे बनता है, जो कि हमने अभी देखा। हमने क्या देखा, राउल्स के नियम के अकॉर्डिंग हमने कहा P टोटल बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे P1 प्लस P2, यही है, ठीक है। तो P टोटल हमारा क्या है, बराबर P1, इसकी वैल्यू करके P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, ये हमने करा। अब हम इसका ग्राफ कैसे देखेंगे वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी,
क्या है, देखिए ये यहाँ पर हम इसको ऐसे लेते हैं, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। चलिए इस ग्राफ में हमारे पास में यहाँ पर है x बराबर 1, x1 बराबर 1, ठीक है। उसके बाद में x2 हमने यहाँ पर ले लिया 0, क्या ले लिया 0, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर ये बात आपको पूरे दिमाग में रखनी है हमेशा कि x1 प्लस x2 बराबर है 1, ठीक है, क्लियर। तो जब x1 बराबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर ये क्या लिया है p दाब, ये क्या है p दाब, और यहाँ पर ये क्या लिए हैं x यानी कि मोल, ये क्या है बच्चों मोल, ठीक है, और ये क्या है दाब। अब देखो ये बात ध्यान रखनी, x1 प्लस x2 बराबर 1, ये चीज कैसे आई है मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर कोई भी एक अकेला द्रव है, ये एक अकेला द्रव है, ठीक है, इस अकेले द्रव के द्वारा लगने वाला बल होगा इसका कितना होगा P1 नोट, एक अकेले द्रव का, ठीक है। दूसरा वाला द्रव है तो उसके द्वारा लगने वाला बल क्या होगा यहाँ पर P2 नोट, है ना, ये एक सेकंड द्रव है, ये फर्स्ट वाला है, तो इनके द्वारा लगने वाला यहाँ पर जो बल होगा, ये यहाँ इन कणों के द्वारा जो लगेगा, ये जो बल होगा ये इन कणों के द्वारा, ये क्या होगा P1 नॉट और P2 नॉट, यानी एक अकेला द्रव है। तो ये किसके समानुपाती है, यह समानुपाती है इसके लगने, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसी के समानुपाती है। तो जब हमें पता है कि x1 है, देखो इसको एक बार और बता, जैसे मान लीजिए x1 के 1 मोल है, कितने मोल है 1 मोल है, x यहाँ पे कितने 1 है ना, तो n बराबर मोलों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं हम, x बराबर कितने निकालते हैं n बटे में m, यानी कितने मोल है संख्या उनकी बटे में अणुभार, इसी से निकालते हैं। तो एक अगर है इसका मोल तो अणुभार भी एक ही होगा, तो x बराबर क्या होगा 1 बटे में 1, क्या होगा 1 बटे में 1, टोटल क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसी तरह से 2 के लिए, तो यहाँ पर x2 क्या है नहीं है, x1 है हमारा, सिर्फ हम मान रहे हैं, ठीक है। वही हमने कैसे निकाला, उसमें हमने कैलकुलेट किया। अब देखो हमारी ये बात ध्यान रखनी कि जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारी ये रहेगा हमेशा 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चाहे x1 के लिए 1 आएगा, x2 का निकालेंगे तो भी 1 आएगा, अब दोनों को मिलाएंगे तभी हमारी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है, यानी कि मोलों के समानुपाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में मैंने क्या लिया, यहाँ पे ये दाब लिया है, यहाँ पर ये मोल ले लिए, ठीक है। अब देखो x1 बराबर 1, ठीक है, तो x1 बराबर 1, यहाँ पर x1 बराबर हो गया है मेरा 0, यानी कि पहले तो यहाँ पे 1 था, मान ज्यादा था, अब ज्यादा से हो गया है कम, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये इसका एक पॉइंट है, ये इसका यहाँ पर P, जब एक अकेला x1 है तो इस पर लगने वाला दाब कौन सा होगा P1 नॉट, ठीक है, ये इसका P1 नॉट है। अब पहले x1 यानी मोलों की संख्या ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम होके 0 पे आ गई, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरा इस तरह से, यानी कि वैल्यू कम हो गई, x1 ज्यादा थी धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि दाब P1 समानुपाती है किसके x1 के, ठीक है। तो जैसे जैसे ये घटेगा ये भी घटेगा, दोनों वो कम होते चले जाएंगे। दूसरा मेरा केस है यहाँ पर x2 के लिए, x2 का पहले 0 था, फिर यहाँ पर x2 बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो x2 के लिए मान बढ़ रहा है, तो x2 के लिए यहाँ पे ये यहाँ पे ये मान बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका मैंने ले लिया ये P2 नॉट, क्या ले लिया P2 नॉट, यानी एक सिंगल x2 है, देखो यहाँ पर सिर्फ x1 प्लस x2 कर रहे हैं, x1 प्लस x2 के लिए यहाँ पर सिर्फ x1 है, x2 तो मेरा 0 है, यानी मैं सिंगल द्रव की बात कर रही हूँ, तो एक अकेले द्रव के लिए यहाँ पर मेरा दाब क्या होगा P1 नॉट, यहाँ पर एक अकेले द्रव x2 की बात हो रही है, x1 0 है, तो इसके लिए क्या होगा P2 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये वैल्यू आप देखिए, यहाँ पर 1 से 0, तो 1 से 0 मान घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है 0 से 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा किसको दर्शाता है, ये दिखाता है टोटल PT को, PT बराबर P1 प्लस P2, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला यानी कि P1 किसके समानुपाती हुआ x1 के, P1 किसके समानुपाती x1 के, यहाँ पे P2 हो तो P2 किसके समानुपाती x2 के, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पूरा ग्राफ, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे P यानी जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर ये टोटल
वाष्प दाब की, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। तो ये आंशिक वाष्प दाब आ रहा है हमारा, ये वाष्प दाब यहाँ से किसके साथ में घट रहा है, x1 अगर कम हो रहा है तो P भी कम हो रही है, x2 बढ़ रही है तो PB भी बढ़ रही है, P2 भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारे बात थी राउल्स के नियम की और उसके ग्राफ की, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये हमारा P टोटल आ गया और इस तरह से हम इसको ग्राफ को समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी हमारी बातें थी राउल्स के नियम की, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और जानिए। धन्यवाद।